हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आज हम एक्सप्लेनेशन करेंगे मूवी हाउस एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट्स का। ये मूवी 2012 में रिलीज हुई थी और एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है। मूवी में मेन कैरेक्टर प्ले किया है जेनिफर लॉरेंस ने, जो कि मेरे भी पर्सनल फेवरेट है। ये कहानी एक लड़की की है जो अपनी माँ के साथ एक नए घर में रहने के लिए आती है, जहाँ उसकी दोस्ती एक लड़के के साथ होती है। दोस्ती होने के बाद उस लड़की के साथ जिंदगी में क्या हादसे आते हैं, ये कहानी उसी के बारे में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें एक बच्ची को दिखाया जाता है जो कि शायद मेंटली अनस्टेबल है। रात के अंधेरे में वो अपनी माँ बाप के कमरे की तरफ बढ़ती है। आवाज सुनकर जब माँ बाहर आती है अपने कमरे से, तो अपनी बेटी को देखती है। उस बेटी के हाथ में एक हथौड़ा होता है और देखते ही देखते वो लड़की अपनी माँ को मार देती है। अपनी माँ को मारने के बाद वो कमरे में जाते हैं और अपने फादर को भी मार देती है। फिर कहानी यहाँ से आगे बढ़ती है। 4 साल बाद हम देखते हैं एलिसा और उसकी माँ सारा, जो एक नए घर में शिफ्ट हुए होते हैं। ये घर उसी घर के ठीक सामने था जहाँ पर 4 साल पहले वो मर्डर हुआ था। सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने ये घर लिया था क्योंकि ये घर उन्हें काफी कम पैसों में मिल गया था और इतने बड़े घर को देखकर वो काफी खुश थे। एलिसा अपनी मॉम से पूछती है कि उस घर में कोई रहता तो नहीं है। तब एलिसा की मॉम उसे कहती है कि वो घर शायद खाली है और वहाँ अब कोई नहीं रहता। रात को जब सारा सो रही होती है तब उसे एक गाड़ी की आवाज़ सुनाई देती है। आवाज़ सुनकर वो खिड़की की तरफ जाती है और बाहर देखती है। बाहर उसे उस घर पर लाइट जलती हुई दिखती है। ये बात सारा को काफ़ी हैरान कर देती है क्योंकि उसे कहा गया था कि उस घर में शायद अब कोई नहीं रहता। फिर ये लाइट किसने जलाई होगी। अगले दिन सारा और एलिसा नेबरहुड के गैदरिंग में जाते हैं। वहाँ सारा अपने नेबर्स से पूछती है कि उस घर में अब कौन रहता है। तब सारा का पड़ोसी उसे बताता है कि 4 साल पहले वहाँ पर जेकब्सन फैमिली रहती थी और उस मर्डर वाले हादसे के बाद अब उनका बेटा रायन जेकब्सन वहाँ पर रहता है। उस लोकेलिटी के लोगों से बातें करने के बाद सारा और एलिसा को पता चलता है कि रायन को वहाँ के लोग ज़्यादा कुछ पसंद नहीं करते हैं उस हादसे की वजह से। और जिस लड़की ने अपने पेरेंट्स का मर्डर किया था वो भी उस मर्डर के बाद लापता थी, जो कि जंगल में भाग गई थी और किसी को भी मिली नहीं थी। ये सब जानने के बाद एलिसा की क्यूरियोसिटी और भी बढ़ गई थी। अगले दिन स्कूल में एलिसा टाइलर से मिलती है। टाइलर उसी के स्कूल में पढ़ता था। टाइलर उसे अपने साथ पार्टी में इनवाइट करता है। शाम को जब एलिसा टाइलर के साथ उसके पार्टी में जाती है तो पार्टी में एलिसा के साथ टाइलर काफ़ी बदतमीजी करता है। काफ़ी नाराज़ हो जाती है और उस पार्टी को छोड़कर वहाँ से निकल जाती है। अब एलिसा अंधेरे रास्ते पर अकेली थी और उसका घर काफ़ी दूर था। इसी बीच वहाँ पर एक गाड़ी आती है और एलिसा के सामने आकर रुक जाती है। इस गाड़ी में और कोई नहीं बल्कि रायन जेकब्सन था। वो लड़का एलिसा से कहता है कि वो उसका पड़ोसी है और उसका नाम रायन जेकब्सन है। ये बात सुनकर एलिसा को थोड़ी सी घबराहट होती है और वो रायन से लिफ्ट लेने से मना कर देती है। रायन उसे काफ़ी इंसिस्ट करता है कि उसका घर काफ़ी दूर है और अभी बारिश भी होने वाली है, लेकिन फिर भी एलिसा नहीं मानती और अकेले अंधेरे रास्ते पर चलने लगती। अचानक बारिश शुरू हो जाती है और ना चाहते हुए भी उसे रायन से लिफ्ट लेना पड़ता है। कार में बैठने के बाद कुछ देर खामोशी रहती है। उसके बाद एलिसा रायन से उसकी फैमिली के बारे में पूछती है। रायन उसे 4 साल पहले के मर्डर इंसिडेंट के बारे में बताता है। रायन एलिसा से कहता है कि जिस समय ये मर्डर हुआ था वो उस वक्त घर पर नहीं था, क्योंकि जब वो 7 साल का था तभी से वो अपनी आंटी के पास रहता था और उसकी छोटी बहन जिसका नाम कैरी एन था वो माँ बाप के साथ अकेली ही रहती थी। इससे पहले कि रायन एलिसा को कुछ और बताता अपनी फैमिली के बारे में, एलिसा की मॉम का फ़ोन आता है और तब तक वो घर भी पहुंच गई हो। एलिसा रायन को थैंक्स कहती है और गाड़ी से निकल जाती है। घर पहुंचकर एलिसा अपनी मॉम को बताती है कि वो आज रायन से मिली। रायन के बारे में सुनकर एलिसा की मॉम काफी अनकंफर्टेबल फील करती। एलिसा की मॉम को लगता था कि उस लड़के से मिलना अच्छा नहीं है। दूसरी तरफ रायन को अपने घर में दिखाया जाता है कि वो डिनर तैयार कर रहा होता है। शुरुआत में ऐसा लगता है कि वो डिनर खुद के लिए तैयार कर रहा है, लेकिन हम उसे देखते हैं अपने घर के बेसमेंट में जाते हुए और वहाँ पे हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसे बेसमेंट में रायन ने छुपा कर रखा था पूरी दुनिया से। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी बहन कैरियन थी। कैरियन की ऐसी हालत कैसी हुई और रायन उसे छुपा कर क्यों रखा है पूरी दुनिया से, ये हमें कहानी में आगे पता चलेगा। अगले दिन एलिसा स्कूल में होती है और वहाँ उसे कुछ नए दोस्त मिलते हैं। एलिसा अपने पिछले स्कूल में एक बैंड में गाना गाती थी और इस स्कूल में भी उसे एक बैंड मिल जाती है और वहाँ पे वो एज अ सिंगर उस बैंड को ज्वाइन कर लेती है। दूसरी तरफ हम सारा को देखते हैं एक पुलिस ऑफिसर से बात करती है। एक्चुअल में वो पुलिस ऑफिसर से रायन के बारे में पूछ रही थी कि वो कैसा लड़का है। तब पुलिस ऑफिसर उसे कहता है कि रायन से डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बस जो लोकेलिटी के लोग हैं वो उसे ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं उस मर्डर इंसिडेंट की वजह से। और जब से रायन उस सोसाइटी में रहने के लिए आया है उसने किसी को भी ट्रबल नहीं किया। एलिसा रायन से मिलने के लिए उसके घर जाती है। वहाँ रायन एलिसा को
अपनी फैमिली के साथ हुए हादसे के बारे में बताता है। वो कहता है कि जब वो छोटा था तो अपनी बहन के साथ एक बार खेल रहा और खेलते खेलते वो झूले से गिर गई और गिरने के बाद कैरियन को सर पे चोट लग गई, जिस वजह से वो कुछ पागल सी हो गई थी और रायन के पेरेंट्स ने उसे सजा के तौर पर उसकी आंटी के पास भेज दिया था रहने के लिए। रायन के पेरेंट्स जो थे वो ड्रग एडिक्ट थे और वो अपने बच्चों का ध्यान अच्छी तरीके से नहीं रखते थे। रायन जो कि अपनी बहन से बहुत प्यार करता था, वही अपनी बहन का ख्याल रखता था और इस हादसे के बाद उसे ये लगने लगा था कि वो अपनी बहन का ख्याल ठीक से नहीं रख पाया और उस हादसे का जिम्मेदार भी वही है। ये सारी बातें सुनकर एलिसा के मन में रायन के लिए हमदर्दी जाग जाती है। एलिसा ये सारी बातें जाकर अपनी मॉम को बताती, लेकिन एलिसा की मॉम को ये मिलना जुलना पसंद नहीं आता। एलिसा की मॉम नहीं चाहती थी कि जिसकी फैमिली में इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया हो और जिसकी बहन ने अपने पेरेंट्स का मदद किया हो। एक दिन सारा रायन को डिनर पर इनवाइट करती है। एलिसा ये देखकर काफी हैरान हो जाती है कि उसकी मॉम तो रायन को पसंद करती नहीं है, फिर उसे डिनर पर कैसे बुला दिया। खैर उसे काफी अच्छा लगता है कि उसकी मॉम ने रायन को इनवाइट किया डिनर पे। सब लोग मिलकर डिनर कर रहे होते हैं। उसी बीच एलिसा की मॉम रायन से कहती है कि वो एलिसा से दूर रहे। एलिसा ये सुनकर काफी भड़क जाती है। वो कहती है कि गेस्ट को घर में बुलाकर आप ऐसी इस तरह से आप बेइज्जती कर रहे हो। एलिसा की मॉम बस चाहती थी कि वो रायन से दूर रहे और घर पर बुलाकर उसे 4 बातें सुना दे। तो भाई ये बिहेवियर बिल्कुल एक टिपिकल मॉम वाला बिहेवियर है। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलो बहरहाल रायन बेचारा अपनी बेइज्जती सह लेता है और चुपचाप बिना डिनर किए वहाँ से चला जाता है। ये सब कुछ देखकर एलिसा को काफी बुरा लगता है और वो अपनी मॉम से काफी लड़ाई भी करती है इस बारे में। पर भाई बच्चे तो बच्चे होते हैं, अपनी माँ बाप की सुनते कहाँ हैं। दूसरे दिन फिर एलिसा रायन से मिलने चल जाती है उसके घर। अभी तक एलिसा के दिल में जो रायन के लिए हमदर्दी थी भाई साहब वो प्यार में बदल चुकी और एलिसा उसे बहुत पसंद करने लगी थी। एलिसा अपने दिल की बात रायन को कहती है और दोनों वहाँ पर किस करते हैं। थोड़ी देर के बाद एलिसा वॉशरूम जाती है और यहाँ पे भाई साहब हम देखते हैं कि कांड हो गया। कैरियन किसी तरह रूम से बाहर निकलने में कामयाब हो गई और वो बाहर भागकर लिविंग रूम में आ जाती है, बिल्कुल आमने सामने एलिसा के। लेकिन बीच में एक दीवार होती है जिसके कारण दोनों एक दूसरे को नहीं देख पाते। लेकिन रायन कैरियन को देख लेता है। किसी तरह रायन एलिसा को वहाँ से जाने के लिए कहता है। एलिसा सोचती है कि भाई अभी तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, अचानक से रायन ने उसे घर से बाहर क्यों निकाल दिया। लेकिन एलिसा को यहाँ पता नहीं था कि रायन अपने घर में क्या झोलझाल कर रहा है। खैर एलिसा को घर से बाहर निकालने के बाद रायन कैरियन का पीछा करता है। कैरियन भागते हुए वहाँ से सीधा एलिसा के घर पहुँच जाती है। किसी तरह रायन उसे पकड़ता है और उसे चुप कराने की कोशिश करता है। चुप कराने के लिए रायन ने उसका मुंह दबाया हुआ होता है। कैरियन का मुंह दबाने की वजह से की मौत हो जाती है। हमें फिर दिखाया जाता है कि रायन कैरियन की लाश को डिक्की में डालकर कहीं जंगलों में ले जाता है। अगले दिन सुबह रायन एक कॉफी शॉप में जाता है वहाँ कॉफी पीने के लिए। वहाँ पर उसे उसकी कॉलेज की दोस्त मिलती है। दोनों वहाँ पर कॉलेज की कुछ बातें करते हैं और यहाँ पे सीन कट हो जाता है। अगले सीन में रायन एलिसा को कॉल करता है और रात के इंसिडेंट के लिए उससे माफी मांगता है और कहता है कि वो उससे मिलकर सारी बातें बताएगा। तो एलिसा रायन से कहती है कि शाम को वो उसके स्कूल आ जाए क्योंकि उस शाम उसके बैंड का एक प्रोग्राम था। शाम को जब रायन एलिसा के स्कूल पहुंचता है तो वहाँ टाइलर और उसके दोस्त उससे झगड़ा करने लग जाते हैं। झगड़े में रायन टाइलर की टांग तोड़ देता है और वो वहाँ से भाग जाता है। एलिसा रायन की गाड़ी लेती है और उसके घर पहुँचती है, जहाँ पर वो देखती है कि टाइलर के दोस्तों ने रायन के घर पर आग लगा दी है। एलिसा किसी तरह उस आग को बुझाती है। उसी वक्त एलिसा को बेसमेंट से कुछ आवाजें आती हैं। एलिसा बेसमेंट की तरफ बढ़ती है और बेसमेंट के उसी रूम पर पहुंचती है जहां रायन अपनी बहन कैरियन को रखता था। ऐसे ही एलिसा रूम में एंटर करती है। एक लड़की जो कैरियन की तरह कपड़े पहनी हुई होती है उस पर हमला कर देती है। एज अ ऑडियंस यहाँ पे कंफ्यूजन काफी बढ़ जाता है। जब कैरियन मर चुकी है तो फिर ये लड़की कौन। तभी रायन वहाँ पहुँचता है और एलिसा को बाहर जाने को कहता है। एलिसा हाफते हुए किचन में जाती है। उस किचन में एलिसा को एक ID कार्ड मिलता है। ये वही लड़की थी जिससे रायन कॉफी शॉप में मिला था और वो रायन के कॉलेज में पढ़ती थी। यहाँ एलिसा को पता चल जाता है कि जो लड़की उस घर पे है वो रायन की बहन नहीं बल्कि कोई और लड़की है और रायन उसे अपनी बहन क्यों बोल रहा था ये हम कहानी के आगे जानेंगे। तभी रायन पीछे से आता है। रायन ने एलिसा को ID कार्ड देखते हुए देख लिया तो वो एलिसा के सर को जोर से दीवार पर मारता है और बेहोश करने की कोशिश करता है। रायन एलिसा को बेसमेंट में ले जाता है और वहाँ पर कुर्सी के साथ बांध देता है। दूसरी तरफ एलिसा की मॉम को पता चलता है रायन और टाइलर के झगड़े के बारे में, तो घबरा कर वो एलिसा को फोन लगाता पर उसे
कॉल नहीं लग पाता है। एलिशा की मॉम पुलिस ऑफिसर से कहती है इस बारे में कि वो घर पर जाए और चेक करे कि एलिशा सेफ है कि नहीं। जब पुलिस ऑफिसर रायन के घर पहुंचता है पूछताछ करने के लिए, तब एलिशा उसे वहां नहीं मिली। तब वो पुलिस ऑफिसर एलिशा के फोन पर कॉल करता है तो रिंग रायन के घर से आने लगती है। पुलिस ऑफिसर समझ जाता है कि हो ना हो एलिशा रायन के घर पे ही है। रायन घर की सारी लाइट्स ऑफ कर देता है और बेसमेंट में चला जाता है। पीछा करते हुए पुलिस ऑफिसर भी बेसमेंट में जाता है। रायन पुलिस ऑफिसर को बेसमेंट की सीढ़ियों से धक्का दे देता है और उसे चाकुओं से स्टैब कर वहीं पे मार डालता है। दूसरी तरफ एलिशा खुद को बंधी हुई कुर्सी से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। किसी तरह वह रस्सी खोलकर खुद को छुड़ा लेती है और वहाँ से भागती है। तब तक एलिशा की मॉम भी वहाँ आ जाती है और रायन एलिशा की मॉम को पकड़ लेता है और उन्हें बेहोश करके वो बेसमेंट में ले आता है। जब ये सब एलिशा देखती है तो अपनी मॉम को बचाने के लिए आगे बढ़ती है। एलिशा किसी तरह पुलिस ऑफिसर की गन लेती है और रायन को शूट करती है। गोली उसके कंधे पर लगती है और रायन बेहोश हो जाता है। फिल्म की एंडिंग में हम देखते हैं एलिशा और उसकी मॉम उस घर को छोड़ देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं और रायन को एक मेंटल असाइलम में दिखाया जाता है। अब दोस्तों आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मूवी में आखिर हुआ क्या, रायन के घर में वो लड़की कौन थी जिसे वो बेसमेंट में रखा हुआ था और फिर वो दोबारा से एक और लड़की को क्यों ले आया। असल में 4 साल पहले ही रायन की बहन कैरियन की झूले से गिरने से मौत हो चुकी थी और रायन के पेरेंट्स रायन को इस चीज का जिम्मेदार समझते थे और उसे सजा देने के लिए कैरियन की तरह फ्रॉक पहना कर रखते थे। अपनी बहन की मौत का सदमा और अपने पेरेंट्स के बिहेवियर के वजह से रायन का माइंड अनस्टेबल हो गया था, जिसकी वजह से उसी ने ही अपने पेरेंट्स का खून किया और अपने कॉलेज की लड़कियों को किडनैप कर बेसमेंट में रखता था ताकि उसे अपनी बहन की कमी महसूस न हो। इसीलिए जब एक लड़की मर जाती है हादसे में तो वो अपने कॉलेज की दूसरी लड़की को कैरियन बनाकर अपने घर ले आता है और मूवी यहाँ एंड हो जाती है। तो गाइज इस मूवी का एक्सप्लेनेशन आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।